साल है 1290 ईसा पूर्व। तेज धूप में नील नदी चमक रही है। ऊपरी और निचले मिस्र के शासक फिरौन सेठी प्रथम एक फरमान जारी करते हैं। वो एक अनोखी ताकत वाली किताब गोल्डन बुक बनाने का हुक्म देते हैं। उनका मानना है कि यह किताब उन्हें जीवन और मृत्यु पर राज करने की शक्ति देगी। वो अपने पुजारियों को यह बड़ा काम सौंपते हैं। उनकी स्याही शुद्ध सोना, उनका चर्मपत्र एक पवित्र सफेद शेर की खाल। किताब एक बार पूरी होने पर उनकी महत्वाकांक्षा और शक्ति के प्रमाण के रूप में उनके मकबरे में बंद कर दी जानी है। प्राचीन रस्मों और गुप्त ज्ञान के जानकार पुजारी बिना रुके काम करते हैं। वे किताब में शक्तिशाली मंत्र और आह्वान लिखते हैं। वे इसे दिवंगत आत्माओं को बुलाने की शक्ति से बांधते हैं। फिरौन देखता है, उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ है। वो जानता है कि जिस शक्ति की वो तलाश कर रहा है उसके परिणाम होंगे। फिर भी अमृता और जीवन पर प्रभुत्व का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत है। सदियां सहस्राब्दियों में बदल जाती है। समय की रेत फिरौन के मकबरे को उसके रहस्यों सहित दफन कर देती है। फिर भी गोल्डन बुक की फुसफुसाहटें बनी रहती हैं। वे हवाओं पर सफर करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। वे एक ऐसी शक्ति के बारे में बताती हैं जो जीवन और मृत्यु के ताने बाने को ठीक कर सकती है। वे एक ऐसे श्राप के बारे में बताती हैं जो इसे ढूंढने वाले मूर्खों का इंतजार करता है। गोल्डन बुक की कहानियां विद्वानों और खजाना ढूंढने वालों के कानों तक पहुंचती हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ कहानी मानकर खारिज कर देते हैं, प्राचीन कहानीकारों की बकवास। हालांकि दूसरे लोग इस संभावना से चिपके रहते हैं। वे पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, गुप्त स्क्रॉल को समझते हैं और फिरौन के खोए हुए खजाने को खोजने का सपना देखते हैं। ऐसा लगता है कि गोल्डन बुक का आकर्षण पहले जैसा ही शक्तिशाली है, जो महत्वाकांक्षी और लापरवाह लोगों को अपनी ओर खींचता है। साल है 1922। दुनिया देखती है जब हॉवर्ड कार्टर तूतनखामुन के मकबरे का पता लगाते हैं। यह खोज पुरातत्व की दुनिया में टहलका मचा देती है। यह प्राचीन मिस्र, उसके रहस्यों और उसके खजानों में रुचि की आग लगा देती है। इस खबर से प्रभावित होने वालों में अमेरिकी शोधकर्ताओं का एक समूह भी है। प्रतिभाशाली लेकिन लापरवाह डॉ एमिली कार्टर के नेतृत्व में उन्होंने तूतनखामुन के धन से भी बड़े इनाम पर निशाना साधा। गोल्डन बुक। डॉ कार्टर और उनकी टीम लालच या प्रसिद्धि से प्रेरित नहीं है। वे वैज्ञानिक हैं जो ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित हैं। उनका मानना है कि गोल्डन बुक में प्राचीन मिस्र के जादू के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। वे इसे पाने के लिए दृढ़ हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्हें क्या पता कि उनकी खोज उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी, जो खतरे और अप्रत्याशित परिणामों से भरा है। टीम ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ मिस्र पहुंचती है। वे एक अमीर दानदाता, एक गुप्त संग्रहकर्ता जो गुप्त विद्या में गहरी रुचि रखता है, से धन प्राप्त करते हैं। वे स्थानीय मजदूरों की एक टीम को काम पर रखते हैं और आगे के कठिन काम के लिए अपने संचालन के आधार राजाओं की घाटी के पास डेरा डालते हैं। जैसे ही वे अपना काम शुरू करते हैं, रेगिस्तान का सूरज बेरहमी से चमकता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में। शोधकर्ताओं को असफलताओं, गतिरोध और रेगिस्तानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। उनके संकल्प की परीक्षा होती है, लेकिन उनका उत्साह बना रहता है। अटूट दृढ़ संकल्प की मिसाल डॉ कार्टर अपनी टीम को आगे बढ़ाती है। उनका मानना है कि वे करीब हैं, कि गोल्डन बुक की फुसफुसाहटें उन्हें उनके इनाम की ओर ले जा रही हैं। भाग 5। फिरौन का श्राप। रेत और पत्थर की परतों के नीचे छिपे एक भूले हुए कक्ष में वे इसे पाते हैं। फिरौन सेठी प्रथम के मकबरे का प्रवेश द्वार। उत्साह हवा में भरा है, भयावहता की एक स्पष्ट भावना के साथ मिश्रित। किंवदंतियां फिरौन के विश्राम स्थल की रक्षा करने वाले श्राप के बारे में बताती हैं। कहा जाता है कि जो उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करेंगे, उन्हें उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। डॉ कार्टर कहानियों को अंधविश्वासी बकवास बताकर खारिज कर देती हैं। उनका तर्क है कि असली खतरा उनकी अपनी लापरवाही में है। संभावित परिणामों पर विचार किए बिना इनाम का दावा करने की उनकी उत्सुकता में रेगिस्तानी हवा द्वारा फुसफुसाई गई चेतावनियों को अनसुना करते हुए वे मकबरे की मुहर तोड़ देते हैं। हवा भारी हो जाती है, सड़ांध की दुर्गंध और सहस्राब्दियों के भार से भरी हुई। मशालें टिमटिमाती हैं, मकबरे की दीवारों पर भयानक परछाई डालती हैं। चित्रलिपि।
इन सभी वर्षों के बाद भी उनके रंग अभी भी जीवंत हैं। आफ्टर लाइफ न्याय और प्रतिशोध के दृश्यों को दर्शाते हैं। शोधकर्ता आगे बढ़ते हैं, उनके दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से धड़क रहे हैं। गोल्डन बुक फेरौन के दफन कक्ष के अंदर है, कल्पना से परे खजानों के बीच। यह उनकी कल्पना से भी अधिक शानदार है। इसके पृष्ठों का सोना एक आंतरिक प्रकाश से धड़कता हुआ प्रतीत होता है। चित्रलिपि मानो जीवित हों, लिखते और हिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे ही डॉ कार्टर किताब के लिए पहुंचती है, एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीर देती है। उनकी टीम का एक सदस्य लालच से या शायद किसी अदृश्य शक्ति से पागल होकर किताब के लिए झपटता है। आगामी संघर्ष में वह गलती से इसके पन्नों से जोर से पढ़ता है। सहस्राब्दियों से सुप्त प्राचीन जादू वापस जीवन में आता है। मकबरा कांपता है। जैसे ही कक्ष एक अलौकिक प्रकाश से भर जाता है, छत से धूल गिरती है। उनकी आंखों के सामने एक आकृति बनने लगती है। यह फेरौन की सबसे प्यारी रखैल नेफरतारी है। उसकी सुंदरता किताब के जादू द्वारा हमेशा के लिए संरक्षित है। हालांकि उसकी आंखें ठंडे रोष से जल रही हैं। उसे जीवित दुनिया में वापस बुलाया गया था, उसकी अनंत नींद से छीन लिया गया था। शोधकर्ताओं को दहशत घेर लेती है। उन्होंने ज्ञान, शायद शक्ति की तलाश की थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए सौदेबाजी नहीं की थी। नेफरतारी विचलित और क्रोधित एक ऐसी शक्ति से प्रहार करती है जो उसके नाजुक शरीर को झुठलाती है। वह कच्ची ऊर्जा की लहरें छोड़ती है, शोधकर्ताओं को मकबरे की दीवारों पर फेंक देती है। डॉ कार्टर, उनका संयम हिल गया, लेकिन उनका संकल्प अटूट है। अपनी गलती की गंभीरता को महसूस करती है। उन्होंने उन ताकतों के साथ छेड़छाड़ की है जिन्हें वे नहीं समझते हैं, और अब उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। वह अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश देती है, जो उनके द्वारा फैलाई गई अराजकता को रोकने का रास्ता खोजती है, लेकिन बहुत देर हो सकती है। नेफरतारी का क्रोध सहस्राब्दियों की दबी हुई हताशा और दुहक से भर जाता है। उसे आसानी से वश में नहीं किया जाएगा। मकबरा, जो कभी इतिहास का एक मूक भंडार था, एक युद्ध का मैदान बन जाता है। शोधकर्ता अपनी बुद्धि और जो भी अस्थायी हथियार वे ढूंढ सकते हैं से लैस होकर नेफरतारी और किंवदंती के उन प्राणियों के खिलाफ वापस लड़ते हैं जो अब मकबरे के भीतर हलचल करते हैं। ऐसा लगता है कि फेरौन का श्राप बिल्कुल सच है। लड़ाई मकबरे से बाहर रेगिस्तानी रात में फैल जाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है। डॉ कार्टर प्राचीन विद्या के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए नेफरतारी का सामना करती है। वह उस मानवता से अपील करती हैं जो अभी भी पुनर्जीवित आत्मा के भीतर बनी होगी। वह बताती हैं कि नेफरतारी जिस दुनिया को जानती थी, वह बहुत पहले चली गई है, कि उसकी वापसी केवल और दर्द और पीड़ा ही ला सकती है। नेफरतारी हिचकिचाती है। उसका गुस्सा पल भर के लिए डॉ कार्टर के शब्दों से शांत हो जाता है। उस राहत के क्षण में डॉन कार्टर और उनकी टीम नेफरतारी और मुक्त जादू को अंदर फंसाते हुए मकबरे को एक बार फिर से सील करने का प्रबंधन करती है। गोल्डन बुक पहुंच से बाहर रहती है। मानव जाति के अभिमान और बिना समझे शक्ति की तलाश के खतरों का प्रमाण। शोधकर्ता अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदलकर घर लौटते हैं। उन्होंने अतीत के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इससे कहीं बड़ा सबक सीखा। कुछ चीजें दबी रहना ही बेहतर है। गोल्डन बुक का जादू हालांकि नियंत्रित है, अपने मोहक गीत को फुसफुसाता रहता है। एक याद दिलाता है कि अतीत हालांकि दफन है, वास्तव में कभी नहीं गया है। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। पत्थर पर उकेरा गया है और समय के साथ प्रतिध्वनित होता है कि ज्ञान और शक्ति की खोज, जबकि महान है, हमेशा हमारे नियंत्रण से परे ताकतों के लिए ज्ञान और सम्मान से नियंत्रित होनी चाहिए।